ऊर्जा भारत 2026 के एक्सपो में आए आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम माँ बागेश्वरी को याद करते हुए सबसे पहले दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो मैं अपने माननीय वक्ताओं से अपील करूंगा कि आएं और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथियों, आज हम एकत्रित हुए हैं भारत की ऊर्जा जरूरतों, ऊर्जा की संभावनाओं और ऊर्जा की खपत पर चर्चा करेंगे। अपनी धरती को हम हरा भरा कैसे बना के रखें, हरित ऊर्जा का प्रयोग अपने आम दिनचर्या में, अपने आम जन जीवन में हम कैसे करें। साथ ही साथ भारत की जो आबादी है, बढ़ती आबादी के मध्य सबकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो आज हम अपने सभी वरिष्ठ वक्तागणों से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे समय में जब दुनिया बदल रही है, काफी तेजी से दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसे में हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और ऊर्जा संकट के प्रति कैसे सचेत रहें, जागरूक रहें, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ऊर्जा भारत 2026 के इस अंक में अब आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं श्री अश्विनी बत्रा जी से। आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफी समय से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, बाल्यकाल स्वयं सेवक रहे हैं। आज की तारीख में हमारी जो सरकार है वो 3 चीजों पर ही काम कर रही है। हाइड्रोजन हवा का हो गया, पानी का हो गया, सोलर का हो गया। तो सरकार तो अपने तरीके से अपना इसको कर रही है और इससे हम लोगों का जो आगे की जनरेशन सुधरेगी, वो हम लोगों को पाबंदियां अपने ऊपर जो है थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। जो रिसाइकिल चीज हो सकती है उसको रिसाइकिल करना होगा। जो एक बार यूज होने वाली चीज है उसको हमें ना के बराबर करना होगा। जैसे प्लास्टिक यूज हमें खत्म करना होगा, पेड़ लगाने की कोशिश करनी होगी। हम अपने बच्चे को पालते हैं बड़ा होकर होने के लिए, बड़ा इतना संघर्ष करते हैं किस लिए कि बड़ा होकर के वो हमें सुख देगा, हम सुख मिलेगा उससे। ऐसे पेड़ है, हम अगर आज पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में वो हमें सुख देगा, हमारी आगे वाली जनरेशन को सुख देगा। तो सबसे पहले मैं अपने पैनल के सभी गेस्ट का आप लोगों से परिचय कराता हूँ। सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं मुनिशंकर पांडे जी। आप इकोनॉमिक पॉलिसी और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। यूएन के साथ भी आप जुड़े रहे और आईआईएमसी से पास आउट हैं। हमारे अगले वक्ता हैं शिवेश प्रताप जी, नेशनल कन्वीनर हैं विजन विकसित भारत पॉलिसी एंड रिसर्च में। हमारे तीसरे वक्ता हैं रामवीर तंवर जी, जो आपके ग्रेटर नोएडा और पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध हैं, अपने तालाबों के लिए किए जा रहे कार्य की वजह से जाने जाते हैं, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इनकी सराहना कई मंचों से की है। हमारे अगले वक्ता हैं रुद्र रवि शर्मा जी। आप फिल्म समीक्षक हैं और स्पेशल इनवाइटी हैं हमारे। और चूंकि फिल्मों का एक बड़ा रोल होता है हमारे समाज में, हमारे आम जन जीवन में, तो उनके पहलू से, उनके एंड से क्या इन चीज़ों में हम ये लोग सहयोग करेंगे, उस पर हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। और हमारे अगले वक्ता हैं सुनील नागर जी, समाज सेवी हैं और पर्यावरण और जलवायु से जुड़े तमाम कार्यों में ये लगातार सक्रिय रहते हैं। तो सबसे पहले मैं मुनिशंकर पांडे जी को आमंत्रित करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप आएं और पिछले 25 वर्षों से लेकर के आने वाले समय में भारत सरकार की क्या योजनाएं रही हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद। सम्मानित मंच, हमारे साथी वक्तागण, और सबसे पहले मैं जो हमारे युवा साथी आयोजक हैं उन लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनकी इस जिंदगी को, और जब युवाओं को माना जा रहा है कि ये केवल डिस्ट्रक्शन उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे नकारात्मक समय में उन्होंने इस पॉजिटिव परिवर्तन और आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए कि किस तरह की चुनौतियां हमारे समक्ष आने वाली हैं,
विशेष रूप से ऊर्जा को लेके इस विषय पे कार्यक्रम रखा। इसके लिए हम ऊर्जा भारत इस समिट और एक्सपो के आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं। मित्रों, जरा हम सभी लोग युवा हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि मैं और शिवेश जी ही थोड़े मिलेनियम एज में है, बाकी तो मुझे सामने जिंजी ही दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग बहुत कम जानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है उस दौर को आपने नहीं देखा है जब दिल्ली और नोएडा से यात्रा करने में पूरा एक दिन लग जाया करता था, और अगर आप सफेद शर्ट पहन के निकलते थे तो जहां आप कार्यक्रम में पहुंचना है तो वहां पे दूसरी शर्ट आपको पहननी पड़ती। ये आपको शायद अंदाजा न हो। हमने जब 2008 में मैं पहली बार दिल्ली आया तो दिल्ली में ही एक जगह से दूसरे जगह जाना और उस समय नोएडा आना तो मतलब बहुत ही कठिन हुआ करता था। उसका कारण था ज्यादा से ज्यादा फोसिल फ्यूल की उपभोग और उनका इस तरह से ट्रैफिक, या जो कह सकते हैं कि जैसे मेट्रो को मानिए तो मेट्रो क्लीन एनर्जी से चलती है, इलेक्ट्रिक से चल रही है, या अभी जो संसाधन ईवी आ गई है। तो अगर 20-25 साल पहले किसी से पूछा जाता कि 25 वर्ष बाद भारत ग्रीन ऊर्जा में, हरित ऊर्जा में दुनिया को एक राह दिखाएगा, तो शायद शिवेश जी आप भी कॉलेज में रहे, शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पिछले 20-25 वर्षों में हम लोगों ने उस बदलाव को देखा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने भी बहुत काम किया। ये सरकार ही नहीं, मंत्रालय नहीं, ये सारी जनता की भी ताकत, क्योंकि इनोवेशन में युवाओं का और इंडस्ट्रीज का बड़ा योगदान होता है। कोई भी इनोवेशन तब तक सक्सेस नहीं हो सकता जब तक जनता उसको, जैसे ईवी बन गई, अगर ईवी खरीदी नहीं जाएगी तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है फिर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी जो हरित ऊर्जा है इसका उपभोग हम कैसे कर रहे हैं, यह भी हमारी एक तरह से बदलते उपभोग पैटर्न को भी दिखाता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो पिछले 2 दशक में मैं कुछ संस्थाओं का, ऐसी संस्थाओं का नाम ले रहा हूं जो हरित ऊर्जा में भारत का न केवल यहां के अवसंरचना निर्माण में योगदान दे रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पे उन कंपनियों ने जो हरित ऊर्जा के निर्माण में, उसके संवहन में, उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो अपनी महती भूमिका निभाई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ये बात करिए आप गेल इंडिया की। गेल इंडिया से सभी लोग परिचित हैं। कितने लोग जानते हैं गेल इंडिया क्या काम करता है? कम ही लोग जानते हैं। गेल इंडिया भारत सरकार का ही एक उपक्रम है जो ग्रीन एनर्जी को लेके, जो फोसिल जो गैस होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम करता है, और जो हाइड्रोजन प्लांट्स लगे हैं, जो इथेनॉल प्लांट्स लगे हैं, उसमें उसकी भूमिका है। और खासकर पाइपलाइन के निर्माण में, बरौनी से लेके इधर की चाहे पाइपलाइन हो, पूर्वोत्तर भारत की पाइपलाइन हो, तो उसमें उसकी काफी भूमिका है। और आने वाले समय में हरित ऊर्जा में जो जैसे हाइड्रोजन प्लांट्स लग रहे हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, उसमें उसकी भूमिका है। अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन और अडानी ग्रीन को तो कोई वही नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 2 दशकों में शायद यही 2-3 कंपनियां जो सौर ऊर्जा में काफी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन, शायद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर का पार्क अडानी ने जो है गुजरात में लगाया है। और एनटीपीसी ने भी अपने टारगेट रखा है कि अगले 20 वर्षों में हम जो फोसिल फ्यूल, एनटीपीसी को ज्यादातर जाना जाता है उसके विद्युत पावर जो कार्बन बेस या जो विद्युत उत्पादन करते हो कार्बन बेस होता है, तो उसको उन्होंने शिफ्ट करने का ठाना है कि आने वाले समय में उसको ग्रीन एनर्जी उत्पादन क्षमता में विकसित करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले 20-25 वर्षों में हम एक बड़े बदलाव को देखने जा रहे हैं। इसके कुछ वैश्विक कारण भी हैं। वैश्विक कारण हमें आपको समझ में भी आ रहे होंगे। विगत 1 दशक से, आप कोरोना के पहले भी कुछ चीजें चल रही थी, ट्रेड वार चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद से, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ या जब से अभी मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है, इन सबको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की ये नीति रही है कि हमें फोसिल फ्यूल जो उसका, क्योंकि फोसिल फ्यूल में हम उत्पादन ज्यादा करते नहीं, उसके लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में जब कहीं भी
संकट उत्पन्न होता है, कहीं लड़ाई शुरू होती है, तो उसका सीधा असर होता है कि हमारे यहाँ ऊर्जा की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और जैसा कि अभी संचालनकर्ता ने बताया आपको कि हमारी आबादी भी तेजी से बढ़ रही है, हालांकि उसमें कुछ लोगों का, कुछ जो जनसांख्यिकी विशेषज्ञ लोग हैं, जनसंख्या विशेषज्ञ लोग हैं, उनका मानना है कि हमारी जो उसको कहते हैं कि जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर हम बढ़ गए हैं, बल्कि कुछ प्रदेशों में हम नकारात्मकता की ओर हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या घटेगी और बहुत तेजी से घटेगी, लेकिन फिर भी अभी 2060 तक हमारी जो जनसंख्या बढ़ेगी वो लगभग 180 करोड़ 1 अरब 80 करोड़ तक जाने का एक अनुमान है। उसके बाद हमारा डिक्लाइन शुरू होगा। तो इतनी बड़ी आबादी के नहाने का, खाने का, उनके डेली ट्रैवल का, इसकी अपनी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, सारी चीजों में ऊर्जा लगती है। हम आप अभी बात कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छी व्यवस्था, इसके पीछे सारी ऊर्जा, सारा कुछ ऊर्जा का खेल है। इस सारे ऊर्जा में पिछले 20-25 वर्ष पहले की बात करते तो फॉसिल फ्यूल ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत हुआ करता था। फॉसिल फ्यूल से जब आप कहते हैं तो पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन्हीं से बिजलियां बनती, मतलब हमारे घरों की जो सप्लाई होती थी वो भी कोयला आधारित प्लांट हुआ करता था। अभी तो हम सभी जानते हैं कि सौर ऊर्जा, देश के कोने कोने में आप चले जाइए तो सौर ऊर्जा से बिजली लेने वाले या उसके जो छोटे छोटे पैनल से आधारित, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे घर, कई लोग कुसुम घर, जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, उसका लाभ उठा के अपने घरों को भी जो है सौर ऊर्जा आधारित बना रहे हैं। तो एक तरह से आत्मनिर्भर, आने वाले समय में एक आत्मनिर्भर घर कि मतलब उसके घर की किसी भी ऊर्जा जरूरत के लिए बाहर से कोई आवश्यकता नहीं है। आज के डेट में ऐसे मॉडल भी आ गए हैं। दिल्ली में आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा इंडिया हैबिटेट सेंटर, वो भी एक ऐसा ही जो है सेंटर है जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की और ऊर्जा के आत्मनिर्भर, उनके यहाँ पैनल्स लगे हैं, उससे ऊर्जा बनती है। साहब बहुत, तो आने वाले समय में हम देखेंगे, अच्छा चुनौतियां, इसमें 2-3 बड़ी चुनौती हैं जो सरकार को नीतिगत स्थिरता के माध्यम से सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की, क्योंकि ये जो ज्यादातर जैसे सोलर पैनल है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, लेकिन उस बड़े पैमाने पे नहीं बढ़ी है जो हमारी सारी ऊर्जा जरूरतों को जो है उनको जो इंपोर्ट हो रहा है उसके बजाय आप स्थानीय उत्पादन से उसको स्थानांतरित कर सकें। तो एक तो चुनौती है। दूसरा स्किल्ड वर्क, जो वर्कफोर्स है उसके स्किल में अभी, अब जैसे हाइड्रोजन ट्रेन चलाना हुआ या इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन गैस से रिलेटेड है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का बड़ा उसमें जो है इशू रहता है। तो उसको लेके ट्रेनर्स, अभी मैं तो कुछ कंपनियों से अभी बीच में हमारी क्लोज डोर में डायलॉग हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें अभी भी ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स बाहर से बुलाने पड़ते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं दूसरी जो बड़ी चुनौती है कि ऊर्जा ट्रांजिशन के फेज में हम जो स्किल्ड वर्कफोर्स लेके आए, उसको कहां से लेके आए। हमारी अपनी यूथ है, उनको हम करें तो उसमें भी चीजें हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है कैपिटल। अब आप जानिए कि इतने बड़े पैमाने पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ऊर्जा के क्षेत्र में कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लगभग 5 लाख करोड़ की आवश्यकता है अगले 10 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में। जो फॉसिल फ्यूल जो अभी हम आयात करते हैं उसके 50% को अगर आपको कम करना है, इसके 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह से इन तीनों चुनौतियों को सरकार को या नीति नियंताओं को देखना होगा। और यंग एंटरप्रेन्योर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ कोई भी परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन हो, इनोवेशन को जमीन में उतारने के लिए आप जैसे युवाओं का जो है एज ए एंटरप्रेन्योर आगे आना और उसमें योगदान देना, उसके उपभोग को उस तरह से देखना, तभी जाके जो है इस दिशा में हम लोग हरित ऊर्जा का बड़े पैमाने पे उपभोग कर पाएंगे और एक तरह से आने वाले भविष्य में हरित ऊर्जा को बढ़ाया जा सकेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः ऊर्जा भारत के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आपने बड़ी सरलता से, इतने अच्छे तरीके से आपने अपनी बात को रखा
जैसा आपने कहा कि ये सबका मूल ऊर्जा है, तो ऊर्जा सर्वस्व मूलम, ऊर्जा ही हमारे जीवन का आधार और ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड का बिंदु है। तो ऐसे में आज हम फिर शिवेश प्रताप जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और हरित ऊर्जा के तकनीकी पहलुओं से आपको अवगत कराएं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल हो रहा है वो बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। तो शुरू से बहुत धन्यवाद सौरभ जी। ऊर्जा भारत 2026 को आयोजित करने के लिए आप आयोजकों का बहुत बहुत आभार, और साथ साथ यहाँ पर जो लोग भी आए हुए हैं, एंड lot of people are Gen Zs as he has already told about it. So fortunately I got opportunity to work in this field, and I think from 10 years I have been working in this field and for the smart city operations as well. So I would like to put my thoughts related to this ऊर्जा भारत, कि आज के टाइम में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे जैसे सरकार का अपना एक अलग सोच है ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने का, साथ साथ जो हम जैसे एक इंडिविजुअल है, देश के नागरिक हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो अलग तरीके की हैं। मैं थोड़ा सा इस एक कॉन्ट्रडिक्शन पर थोड़ा सा बात करूंगा कि सरकार जब हरित ऊर्जा को प्रमोट करती है तो उसके पीछे उसके 2-3 विषय होते हैं। एक तो ये कि भारत के अंदर अगर मैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं तो इंडिया के अंदर 1465 किलोवाट आवर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, इतनी तेजी से हमारी एनर्जी जरूरतें बढ़ रही हैं, हर आदमी को इतनी एनर्जी की जरूरत है। दूसरा, भारत के साथ जो एक बहुत नेगेटिव बात है कि हमारे पास फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमारे लिए इंपोर्ट इतना बड़ा सरदर्द है देश के अंदर फ्यूल का कि हमारी जितना टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, 2025 में हमने हर 1 रुपए रिजर्व पर 25 पैसा यानी 1/4 सिर्फ और सिर्फ फ्यूल को, ऑयल और गैस को इंपोर्ट करने के लिए अपना पैसा, पूरी कमाई लगा दिया। तो जब हम भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की बात करते हैं तो वहां पर हरित ऊर्जा हमारे लिए इतनी बड़ी जरूरत बन जाती है कि अगर हम हरित ऊर्जा के माध्यम से अपने फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हम $200 बिलियन का जो इंपोर्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल का, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सरकार जब अपनी बैलेंस शीट देखती है तो उसके लिए कितनी बड़ी पीड़ा का विषय है, और कोई भी सरकार हो। अब वहां पर बात आती है कि हरित ऊर्जा, क्योंकि हरित ऊर्जा अगर हम देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमारे पास बहुत अच्छा धूप है, हमारे पास हवाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे पास 3 तरफ से घिरा हुआ महासागर है। तो जब हम हरित ऊर्जा की तरफ बात करेंगे तो चाहे वो विंड एनर्जी होगी, सोलर एनर्जी होगी, क्योंकि आप सोचिए एक ऐसा देश जहां पर बहुत वो ट्रॉपिकल रीजन का कंट्री हो तो सोलर इंटेंसिटी वहां पर नहीं होगी, लेकिन इंडिया जैसा देश जहां पर हीट और सोलर मतलब इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे से ट्रांजिशन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 2014 में इन सारे विषयों को बड़ी समग्रता से सरकार ने सोचा, और 2014 के बाद जिन चीजों का, जिन विषयों पर, जिन योजनाओं पर सरकार ने काम किया, उस पर मैं आपको थोड़ा सा दृष्टि देना चाहूंगा। पहले क्या था कि सोलर ऊर्जा है, ठीक है, सोलर कहीं भी लगा लो, तो कोई उस सोलर की बात कर रहा है, फिर कोई विंड एनर्जी की बात कर रहा है। बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि विंड एनर्जी तो हम घर पर भी लगा लें या आसपास लगा लें। हाइड्रोजन एनर्जी की बात आने लगी। आप इसमें ये सोचिए कि जो सरकार ने एक योजना बनाई है, जो एक नीति बनाई है कि किस तरह से इस सोलर जो ग्रीन एनर्जी है इसको प्रॉपर तरीके से देश में चैनलाइज किया जाए, और आज के समय में सरकार जो है हरित ऊर्जा के माध्यम से एक तरह से एनर्जी इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश कर रही है पूरे देश में। तो उस एनर्जी इंटेलिजेंस की थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि जब ये चीजें, एक आम आदमी कहता है कि मैं सोलर क्यों लगवाऊं अपने छत पर, मुझे उससे क्या फायदा होगा। इसी तरह से हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए आदमी सोचता है यार हाइड्रोजन की इतनी बात हो रही है, कहीं कोई कार चला रहे हैं पर हाइड्रोजन हमारे आसपास नहीं दिखता। तो मैं आपको ये दृष्टि देना चाहता हूं कि सरकार एक एनर्जी इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश कर रही है, उसमें ये दृष्टि है कि विंड और सोलर एनर्जी से
किस तरह से हमारे जो डैम्स की और जो फॉसिल फ्यूल्स के कोल के थ्रू जो एनर्जी बन रही है उसको रिप्लेस किया जाए, जो हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रिप्लेस किया जाए। साथ साथ हाइड्रोजन, जो हमारी हाइड्रोजन कैपेसिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, बट दैट इज नॉट फॉर द डोमेस्टिक यूज, कॉमन पीपल। भारत सरकार हाइड्रोजन ऊर्जा का जितना भी कार्यक्रम कर रही है उसके पीछे उसका लक्ष्य है कि किस तरह से औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम जो अपने गैस और ऑयल का, जो फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंसी है, बड़े बड़े जनरेटर्स चल रहे हैं, बड़ी बड़ी और एनर्जी की जो कंजम्पशन है इंडस्ट्रियल लेवल पर, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक चैलेंज है कि उसको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वो मोबिलिटी उसमें नहीं है। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि एनर्जी इंटेलिजेंस में हाइड्रोजन एनर्जी को हम इंडस्ट्रियल नीड में रिप्लेस करें और सोलर को और विंड एनर्जी को हम डोमेस्टिक में अपने डैम्स के और जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है उससे रिप्लेस करें। और साथ साथ जो एक सरकार ने जो एक मॉडल लाया है कि आप अपने छत पर जो है सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, सोलर के थ्रू बिजली पा सकते हैं, उसमें भी देखिए सरकार ने जो एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से, पहले क्या था कि सोलर एनर्जी के थ्रू दो चैलेंजेस थे। एक ये था कि सोलर एनर्जी के द्वारा आप रात में बिजली नहीं यूज कर सकते, दूसरी बात ये थी कि सोलर एनर्जी की इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा थी। तो सरकार ने अब उस पर सब्सिडी दे रही है और आपसे ये कह रही है, साथ साथ उसमें एक मैकेनिज्म आया है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर सिस्टम, लाइक वह बिजली का बिल जो ग्रिड से कनेक्टेड है, जब आपके दिन में सूरज है और मान लिया आपको जितनी एनर्जी की कैपेसिटी यूज आप कर रहे हैं उससे ज्यादा बिजली आपका सोलर बना रहा है आपके छत पर, तो वो क्या करेगा कि आपके ग्रिड पर ट्रांसफर कर देगा, यानी कि आपके जो बिजली का मीटर है वो उल्टा चलना लगेगा, यानी कि आप एक तरह से जो बिजली है वो आप एनपीसीएल को वापस दे रहे हैं, यानी मीटर उल्टा चलेगा, यानी इसको कहा जाता है एनर्जी हार्वेस्टिंग। तो एनर्जी हार्वेस्टिंग का जो माध्यम है, इससे जो डोमेस्टिक लोग हैं वो अब हरित ऊर्जा के प्रति ज्यादा और जो है एक्टिवेट हो रहे हैं कि हम इसको यूज करें। तीसरी चीज की, जैसे आज के टाइम में अगर आप देखिए भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है दुनिया में, नॉन जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं। साथ साथ आज के टाइम में भारत में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे घरों तक पहुंच रहा है उसमें से 50% ऐसा है जो नॉन कोल, नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के ऐसे कई जो समाधान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी जो एडेप्टेबिलिटी है, जो पहले ये बात होती थी कि हरित ऊर्जा तो अच्छा है लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, तो अब मैं आपको एक ऐसा, अभी जो हमने कुछ सालों पहले हमने एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए काम किया, उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से जब हम हरित ऊर्जा को अपनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के साथ जोड़कर एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करेंगे तो वह इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी डिमांड कैसे और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि 4-5 साल पहले हम लोगों ने नोएडा अथॉरिटी के लिए काम किया। नोएडा अथॉरिटी में जितनी भी आप ये पूरा शहर देख रहे हैं इसमें 1,35,000 स्ट्रीट लाइट्स थी जो येलो लाइट्स थी। अब देखिए, जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का मतलब होता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन भी रिड्यूस करें। तो जब हम रिड्यूस, 3 चीजें हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3 चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रिड्यूस कैसे करें? एनर्जी डिपेंडेंसी जो हमारी है, जिसमें बताया कि मैंने 1465 किलोवाट आवर पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक काम किया कि जितने भी यहां पर नोएडा के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसको येलो लाइट्स को 300 लेट से 400 वाट का एक लाइट जलता है उसको हमने एलईडी पर शिफ्ट किया और एलईडी का जो शिफ्टिंग थी वो एक तरह से एनर्जी कंजम्पशन को उसके 50% रिड्यूस कर दिया। अब मुद्दा यहां पर ये आता है कि जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कोई भी चेंज इतना बड़ा करते हैं तो क्या ये आसान है कि 1,35,000 स्ट्रीट लाइट्स को आप नोएडा अथॉरिटी के अंदर चेंज कर दीजिए और उतना बड़ा कैपिटल कहां से आएगा? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना पैसा कहां से लाएंगे हम? तो यहीं पर बात आती है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की कपलिंग की, कि कैसे हम
इकोनॉमिक मॉडल्स और टेक्नोलॉजी को एक साथ सिंकअप करके एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हैं कि उसको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी सब लोग अप्लाई कर सके और अडॉप्ट कर सकें। तो उसमें क्या हुआ कि एक हमारे एस्को का एक मॉडल है, और एस्को मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी चेंज होगी उसको एक एनर्जी पार्टनर वो चेंज करता है। वो सारे लाइट्स को शिफ्ट करेगा अपने 400 वाट से लेट्स से 200 वाट के एलईडी पर। तो इससे क्या होगा कि 1,35,000 स्ट्रीट लाइट्स को हमने क्या किया कि जो पर डे की रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, उसको हमने 50% रिड्यूस कर दिया। अब अथॉरिटी को हर साल जितना बिजली का बिल देना था उसके बिजली के बिल को हमने आधा कर दिया। आधा तो कर दिया, लेकिन इसके लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो इतनी ज्यादा थी कि कोई उतना पैसा लगाता नहीं। तो अब यहां पर एक बात आती है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी आएगी और एक बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा, और वो ये कहेगा कि जितना पैसा आप बचाते हो हर महीने, मैं ये सारा काम आपके पूरे शहर में करूंगा, मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा और ये पूरी लाइटें जितनी शहर की हैं वो सब मैं चेंज करूंगा, और जितना बिजली का बिल हर महीने बचेगा उसमें से आप एक पोर्शन मुझे एज अ ईएमआई देंगे, और अगले 7 सालों तक पूरी इसकी मेंटेनेंस हमारी रहेगी। और उसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया, हर एक जितनी भी लाइट्स हैं वहां की उन सब को हमने चेंज किया। अब उसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि एनर्जी बचाने के लिए कोई उसमें, भाई इंडिया में तो दिमाग जुगाड़ू सब लोग लगा लेते हैं, तो उसमें ये भी बात हो सकती है कि आपने एनर्जी सेविंग दिखाना है, आपने एक कमिटमेंट किया अथॉरिटी के साथ कि हम इतनी एनर्जी सेविंग आपकी कमिट कर रहे हैं, आपने वोल्टेज डाउन करके एनर्जी कर दी। तो उसके लिए क्या किया, 5,000 लाइट पॉइंट्स को हमने स्काडा पर डाला, जिसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है लक्स मीटर से कि उस लाइट की ब्राइटनेस क्या प्रॉपर है जितनी हमने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था। तो उस लक्स के थ्रू 5,000 लाइटों का लक्स मॉनिटरिंग होती है और 5,000 लाइटें हर महीने जांच हो रही है। तो उसके माध्यम से वो चीज सब जो है इंटैक्ट हो रही है कि किस तरह से एनर्जी सेविंग होगी। और अगले 7 साल तक कोई भी लाइट अगर खराब होती है तो 12 घंटे के अंदर वो लाइट बदल जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक ऐसा मॉडल डेवलप किया गया, एस्को का मॉडल, एनर्जी सेविंग कंपनी मॉडल, जहां पर एक कंपनी आती है, वो पूरे शहर की लाइटिंग चेंज करती है, कमिट करती है कि हम आपका जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो उसको 50% रिड्यूस करेंगे, और 7 साल में अगले एज अ ईएमआई जितनी एनर्जी आप बचाएंगे बिल का, वही आप हमको ईएमआई के तौर पे देंगे। तो उसमें अथॉरिटी को फायदा यह हुआ कि उसको कोई पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। दूसरा, बैंक को फायदा हुआ कि उसने एक मनी लेंड की और उस पर उसको इंटरेस्ट मिला। एनर्जी सेविंग कंपनी को यह फायदा हुआ कि उसने एक सक्सेसफुल मॉडल दिया और उससे उसने भी पैसा कमाया। और अथॉरिटी को हर महीने 25-30 लाख रुपए इन सारी चीजों के बाद एडिशनल सेविंग होने लगी। और इन सब के ऊपर अगर देखा जाए तो मिलियन ऑफ द यूनिट्स की जो बिजली की बचत हुई, उसको हम यूपीपीसीएल ने, एनपीसीएल ने शायद किसी गांव को ट्रांसफर कर दिया होगा, और शायद हम गांव में और ज्यादा बिजली दे पाएंगे। और जब हम बिजली दे पाएंगे तो उसकी 2 बातें हैं। एक तो यह है कि लोगों की डिपेंडेंसी जनरेटर से कम होगी, फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंसी कम होगी। यानी जब हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक पूरे इकोसिस्टम बनाने की बात करते हैं, और उसमें सरकार अब बहुत नई नई चीज भी ला रही है। जैसे एक पंप्ड हाइड्रो मैकेनिज्म आ रहा है जिस पर सरकार काम कर रही है। अभी तक आप देखते थे कि पानी को बांध बना के एक जगह रोका जाता था और पानी नीचे गिरता था, टरबाइन चलती थी, बिजली बनती थी। उसमें क्या था, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता था, सैकड़ों गांव डूब जाते थे और कहीं ना कहीं नेचर पर भी इंपैक्ट पड़ता था। अब आप सोचिए कि सरकार कह रही है कि हम छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे, और उस दिशा में काम चल रहा है। दूसरा, पंप्ड हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि लेट्स से आपका सोलर किसी टाइम में ज्यादा एनर्जी बना रहा है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस एनर्जी से हम किसी भी पानी को एक लेवल से दूसरे लेवल पर एलिवेट करके रख लेंगे। और जब हमें दोबारा एनर्जी की जरूरत, क्योंकि सोलर में प्रॉब्लम यही है, एक बार में वो एनर्जी जो बनाएगा रात में नहीं बनाएगा, तो सोलर तो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी कैसे आएगी। तो हम उस पानी को एलिवेट करके रख लेंगे जब हमारे पास एक्सेस एनर्जी होगी, और उसके बाद जब हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो वही पानी फिर से ग्रेविटेशन से हम जो है नीचे ला करके और फिर से बिजली बनाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में केवल और केवल 25% का एनर्जी लॉस है।
यानी सोलर से जो हमने बनाया था उससे 25% रिड्यूस हुआ, पर हमें मिल गया। इससे सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो स्टोरेज कैपेसिटी है, बैटरी के माध्यम से जो एनर्जी, जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम आती है, बैटरी के थ्रू जो एक ई वेस्ट जनरेट होता है वो रिड्यूस होगा। दूसरा, बहुत टारगेटेड लेवल पर हम इस तरह की चीजों को भी कर पाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही है, जैसा कि सर ने बताया कि पीएम कुसुम के द्वारा इस तरह की योजनाएं आ रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर आप भारत का एग्जांपल देखिए, भारत ने 500 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल का टारगेट लिया है 2030 का, और 2070 तक हम जीरो एमिशन वाली कंट्री बन जाएंगे एज पर द पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये वादा किया है कि 2070 तक भारत जीरो एमिशन वाला देश बन जाएगा, यानी हम पर्यावरण को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और हमने 2030 का जो वादा किया था पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, सोलर का जो टारगेट लिया था, आपको जानकर खुशी होगी कि 2030 का टारगेट मोदी सरकार ने 2026 में ही पूरा कर दिया था। और ये समय से पहले इस टारगेट को पूरा करना है। और इसके लिए देखिए कैसे ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। हम एनर्जी को ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं, साथ साथ जिस तरह से एलईडी लाइट्स, एलईडी बल्ब्स के दाम को घटाया गया और घर घर तक एलईडी पहुंचाई गई, जिससे एनर्जी डिपेंडेंसी बहुत रिड्यूस हुई और उससे जो सरप्लस बिजली बचने लगी ग्रिड पे, वो दूसरी जगह जाने लगी। तो आज के समय में आप देखिए सरकार बड़े जो सोलर प्रोजेक्ट्स बना रही है और विंड प्रोजेक्ट्स बना रही है। धोलेरा में इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और वहां पर जो सस्टेनेबिलिटी है वो किस लेवल पर ध्यान दी जा रही है कि वहां पर मैक्सिमम गेन कैसे किया जाए। तो उसमें सन फेसिंग को टारगेट करने वाले सेंसर्स लगे हैं जो पूरे टाइम सन को फेस करते हैं और मैक्सिमम एनर्जी बने। रात के लिए वहां पर विंड टरबाइंस लगे हुए हैं जो पूरी तरह से उसको इंश्योर करते हैं कि विंड्स मिले। अब इससे क्या होगा कि सरकार सोलर और विंड के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उससे ग्रिड कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर कर रही है। सरकार आपके छतों पर अगर सोलर लगा रही है उससे इंडिविजुअल की जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी वहां पर फुलफिल कर रही है। और साथ साथ जो हाइड्रोजन मिशन लाया गया है उससे इंडस्ट्रीज को प्योर फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए समाधान प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम पूरा क्रिएट हो रहा है वह बहुत ही सकारात्मक इकोसिस्टम है। और भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छा कीर्तिमान बना रहा है। वी आर रियली मेकिंग अ गुड रिकॉर्ड फॉर ऑल नॉर्थ पोल एज वेल, जो जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के लिए भी हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा बन रहा है और दुनिया के कई देश हमारे इस मॉडल को देखकर सीख रहे हैं। और साथ साथ धोलेरा में जो हमने बनाया सोलर, उसमें हमने इंपोर्ट नहीं किया। हमने उसके लिए सबसे पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बनाई कि हम अपना ही मैन्युफैक्चर करके और पूरे देश के अंदर सोलर की कैपेसिटी स्टैब्लिश करेंगे। और उसके बाद 2016 में भारत सरकार ने ई वेस्ट की एक ऐसी पॉलिसी भी लेकर आई है जिससे कि हम पर्यावरण को किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही उसकी परियोजना को हम किस तरह से एनर्जी सस्टेन कर सकें, पर्यावरण को कम से कम दूषित कर सकें। और उसमें अगर आप देखिए तो मेटलर्जी के क्षेत्र में भी भारत सरकार हरित ऊर्जा को बहुत प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा 2016 में जब ये योजना पास हुई ई वेस्ट की, व्हीकल्स की ई वेस्ट की पॉलिसी और सारी चीजें आई, जितनी भी गाड़ियों का इंजन होता है उसका जो स्टील होता है और एल्यूमिनियम होता है वो इतना रिफाइंड होता है कि वो हम जापान से इंपोर्ट करते थे। और अगर हम अपने ही देश में जो गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है उसको अपने देश में रिसाइकल कर ले तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी 40% रिड्यूस हो सकती थी। और इसीलिए हमने व्हीकल रिसाइकलिंग पॉलिसी लेकर आए और जिसके माध्यम से आज के समय में हम व्हीकल्स के जो ऑब्सोलीट व्हीकल्स है उनका जो मेटल है उसको अपने देश में ही जो रिसाइकल करके और नए इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं। और हमने जापान पे इंपोर्ट की रिफाइंड स्टील के और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट की अपनी डिपेंडेंसी घटाई है। तो इस तरह से जो एक पूरा ग्रीन एनर्जी का इकोसिस्टम सरकार बना रही है उससे वो एक तीर से कई निशाने साध रही है। एक हमारी ऊर्जा आत्मनिर्भरता है, दूसरा हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी है। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से भारत सरकार को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है वह भी हमें अपनी आत्मनिर्भरता, एनर्जी सॉवरेनिटी से हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इसके बाद हर व्यक्ति अपने छतों पर जो सोलर लगा रहा है उससे कहीं ना कहीं वो निर्भर हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर जो सबसे बड़ी एनर्जी की डिमांड है उद्योगों की, क्योंकि भारत को हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं और मेक इन इंडिया का सीधा सा मतलब ये है कि वी नीड मोर एनर्जी टू फ्यूल आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए अब हमें किस तरीके की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सरकार अब समस्याएं खड़ी होने के बाद चुनौतियों के समाधान नहीं ढूंढ रही है। सरकार ने पहले ही एक सुनियोजित योजना के माध्यम से हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ रुपए का हाइड्रोजन मिशन हमने शुरू किया है और उसके माध्यम से अब हम चाह रहे हैं कि पूरी जो रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल की शिफ्टिंग की, वो जो हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से हम इंडस्ट्रीज में लेकर आए। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हमारे जो हम जियोथर्मल, जो ओशन रिलेटेड थर्मल पावर की जो यूटिलिटी है उस पर भी सरकार अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो एक तरह से एक तीर से कई निशाने साधने की बात है। अपना जो ऊर्जा, अपना जो विदेश व्यापार का जो अपना फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचाना है, एनर्जी सोवरेनिटी गेन करनी है, एक स्वावलंबन का भाव लाना है। और एनर्जी के साथ साथ अगर आप देखिए तो कितनी बड़ी स्किल डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी, सरकार ने ईवी पॉलिसी जब लाई है तो उसमें लोगों के लिए पैसे कमाने की भी योजना, कि मतलब आप अपने घर, अगर आपका घर कहीं सड़क के पास है और आप चाहते हैं कि अपने घर पर एक ईवी चार्जिंग यूनिट लगा लें और उसके माध्यम से कुछ कमाई करें तो आप कर सकते हैं। तो सरकार की ईवी पॉलिसी में नई नई जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी आ रही हैं। यानी हरित ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा का विकल्प नहीं है बल्कि अच्छी अच्छी नौकरियों के भी विकल्प बन रहा है। तो इसलिए अगर आप ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपने स्किल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जॉब्स भी मिलेंगी इस फील्ड में। और दैट इज नॉट ओनली ऑन द ग्रास रूट लेवल। फाइनेंस के अंदर जो आज के टाइम में जो बच्चे एमबीए कर रहे हैं, सप्लाई चेन में हैं, फिनांस के अंदर आज के समय में जो सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे डिमांडिंग जॉब है वो ग्रीन फाइनेंस ऑडिटर्स की है। ईएसजी प्रमोट हो रहा है पूरी दुनिया में। जो 17 एसडीजी, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं 17, उनको प्रमोट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो ईएसजी स्टैंडर्ड है उसमें आज के समय में जितनी भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ऑडिट्स है, स्टैंडर्ड है, सप्लाई चेन के अंदर आपको ग्रीन एंड एफिशिएंट एनर्जी और सप्लाई चेन की नॉलेज होनी चाहिए। हर क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है, अभी आप देखिए बीटेक में भी एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के नए नए डायरेक्शंस आए हैं। और मैं ये मानता हूं अपनी नॉलेज से कि आज के टाइम में जो लोग एआई पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए भी होंगी जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत प्रासंगिक बनने वाला है। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय वर्ड्स हियर। थैंक यू ऑल। धन्यवाद शिवेश जी, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखा और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो श्रोतागण हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा इस बातचीत में। अब हम ऊर्जा भारत 2026 के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करना चाहूँगा मैं रामवीर तंवर भाई को, आए और अपनी बात रखें। आप पाउंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, कोई परिचय की बात है नहीं, तो सीधे आपको थैंक यू सौरभ भाई, आपने इतने बेहतरीन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मौका भी दिया। ये जो पिछले 2 सेशन रहे हैं, हमारे 2 प्रवक्ताओं ने जो बातें बताई हैं, मैं सच बताऊं तो मुझे खुद भी आज तक इतनी नॉलेज नहीं थी और ना मुझे इतना पता था कि भारत सच में ग्रीन एनर्जी के लिए इतना कुछ कर रहा है। हाँ, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा पता था, सोलर एनर्जी के लिए हम विस्तार कर रहे हैं उतना पता, बट इतना डिटेल में अगर कोई इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा तो उसको पता होगा, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता मेरे अलावा भी किसी को यहाँ पे पता होगा। तो मैं इसलिए उनको थैंक यू बोलता हूँ, आपने बहुत ही डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे जितना क्योंकि मेरी ज़्यादा नॉलेज पर्यावरण के लिए और स्पेशली वो भी पानी के लिए है और उसके संरक्षण के लिए
मेरे पिछले प्रवक्ता ऑलरेडी बताए गए कि कैसे हम डैम्स के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको टाइम के साथ कम करते जा रहे हैं। पहले जो पानी से जो ऊर्जा, आज भी बहुत सारे राजस्थान में इतने डैम है, उत्तराखंड में इतने डैम है, वो बन तो जाती है, लेकिन आज जो यमुना की आप हालत देख रहे हैं उसके पीछे सारा कारण ये नहीं है कि हम उसमें कचरा बहा रहे हैं, उसमें सीवेज बहा रहे हैं। उसका एक रीजन गंगा और यमुना का पॉल्यूट होने का ये भी है कि उसमें जितना फ्लो होना चाहिए, जितना पानी उसमें हमेशा बना रहना चाहिए, उतना पानी वहाँ पे नहीं रहता है। उसको 20% पानी रहता है, उसका 30% पानी रहता है। उसको हम एनवायरनमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं ई फ्लो। तो वहाँ पे ई फ्लो मेंटेन नहीं रहता है, इसीलिए वहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन हमें दिखता है। और भारत सिर्फ ऊर्जा के लिए नहीं, भारत चाहे वो पर्यावरण की बात हो, ऊर्जा के बारे में तो मुझे शायद 5वीं क्लास से हम सभी ने एक ही नियम पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये चाहे कितनी भी हम ग्रीन एनर्जी की बात कर लें, चाहे हम कितनी हाइड्रो एनर्जी, लेकिन हम सबको सिर्फ इतना पता है कि ये जब बचपन से वो कहते हैं ना कि भाई जिसने जन्म दिया है हमें, जिस भगवान ने दिया है, तो वो खाने का इंतजाम भी वही करेगा, पहने का भी वो इंतजार करेगा। तो जिस ईश्वर ने प्रकृति बनाई थी, या जिस प्रकृति ने हमें यहाँ भेजा है, जन्म दिया है, उसने उससे पहले ही हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा के लिए भी व्यवस्था करके हमें भेजा है। और उसने ऊर्जा के लिए सारी चीजें यहाँ पर प्रकृति के रूप से भेजी, चाहे वो वायु हो, वायु ऊर्जा है, चाहे वो सूरज हो, सूर्य ऊर्जा है, पानी है, पानी से ऊर्जा है। तो जितनी भी ऊर्जा की जरूरत है वो वहां पे है। चाहे हम सोलर लगा रहे हैं, चाहे हम हाइड्रोजन चला रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊर्जा ले रहे हैं, चाहे हम बड़े बड़े एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं, ना ऊर्जा कहीं जा रही है ना कहीं से आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को शुरू से ही सिखा दिया जाएगा कि बेटा ये ऊर्जा कहीं से आनी नहीं है, ये पहले से यही है, हमारे पैदा होने से पहले भी यही थी और बाद में भी यही रहेगी। बस हमको समय के साथ साथ वो है ना, हमें बचपन से दूसरा एक मुहावरा भी सुना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे हमारी जरूरतें पड़ती रहेंगी, हम उसको एक फॉर्म से इजी वे ढूंढते रहेंगे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है सोलर। क्योंकि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो भी अगर एक बल्ब जल रहा है, यहाँ पे एक पंखा चल रहा है, उसके लिए एनर्जी को जहां से ये बन रही है और वहां तक अभी तक मुझे लग रहा है 20 बार कम से कम कन्वर्ट किया गया होगा एक दूसरे से। कहीं पे केमिकल की फॉर्म में थी कोल के अंदर, फिर उसको जलाया गया, उसको हीट एनर्जी के रूप में बदला गया, उसको हीट एनर्जी से भाप बनाई गई, वो भाप ऊपर उठी, वो काइनेटिक ऊर्जा बनी, फिर ऊपर बैठी वो पोटेंशियल एनर्जी बनी, फिर नीचे आई फिर काइनेटिक एनर्जी बनी। जब वो हमारे जो क्या कहते हैं उसको, वो घूमे टर्बाइंस घूमे, मैकेनिकल एनर्जी बनी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी। तो जाते जाते यहाँ पे जाके एक बल्ब जनता है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा भी सकता हूँ। हाँ, तो मैं उसी लैंग्वेज में, मुझे थोड़ा सा आसान भी होता है समझाना। मैं खुद अपने आप को, क्योंकि हम जब एनर्जी के मामले में हमको आत्मनिर्भर बनने की बात होती है, तो एनर्जी के मामले में भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब यहाँ का एक एक इंडिविजुअल आत्मनिर्भर बनेगा, है ना। और उसका कारण है, हम इसको कई बार एनर्जी के या उसके बारे में, एनर्जी पॉजिटिव के बारे में, इसको कार्बन फुटप्रिंट भी हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई मेरा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, आपका कार्बन फुटप्रिंट का मतलब हम कितने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं या कितना कार्बन हम। आपकी अनुमति से एक बात कहूंगा कि आपके जो पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया का असर ये है कि आप मंच पे आए और तालाब का निर्माण यहाँ भी शुरू हो गया। मैं सर दुआ करूंगा कि तालाब ना बने, यहाँ पे तालाब का निर्माण ना रहे, क्योंकि हमें उठ के जाना पड़ेगा फिर यहाँ से। हालांकि जब अगर आपने तालाब की बात कही थी, तो वो जो बारिश आ रही है वो भी एक एनर्जी का ही रूप है और वो भी लेके ही आ रही है। और आज की डेट में आपने गर्मी में देखा होगा, बहुत सारे जो गुड़गांव है या नोएडा है, नोएडा से आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर गांव की तरफ चलेंगे तो पता चला वहां पे बिना एसी के भी आप सरवाइव कर पा रहे हैं। और जैसे ही आप हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो गुड़गांव है या दिल्ली है या नोएडा है, जैसे उसकी तरफ बढ़ते हैं आपको टेम्परेचर
महसूस होने लगता है कि यार यहाँ पे ज्यादा गर्मी है, वहां पे इतनी गर्मी नहीं थी। तो जो अपने शहरी एरिया है, अर्बन एरिया है, वो जो हीट का एक आइलैंड बनता जा रहा है, वो ये भी एक ग्लोबल टॉपिक है। इसको हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसमें क्या है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लगभग 8 से 12 डिग्री का डिफरेंस वहां पे रहता है। जितने भी जहाँ स्पेशली जो कांच की बिल्डिंग आप नोएडा में, गुड़गांव में देखते हो ना, उसके बीच में आप बैठोगे और एक गांव के जाके बैठोगे तो आपको 8 से 12 डिग्री का टेम्परेचर का अंतर मिलेगा। और उसका कारण ये है, इसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, उसका कारण ये है कि जो एनर्जी आ रही है, हीट जो आ रही है, वो वापस से जा नहीं पाती है। जनरली होता क्या है, हीट की जो वेव्स आती हैं वो धरती से टकराती है, शाम को वापस चली जाती है। हमारे यहाँ पे कार्बन की मात्रा इतनी हो जाती है कि एक तो उसको वापस नहीं जान, जो विकिरण की हम बात करते हैं, और दूसरी कई बार कांच की बिल्डिंगें होती हैं वो आपस में इधर से उधर टकरा के यहीं पे रह जाती है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसका मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन भी इसका यही है जो हम कर रहे हैं। मैं इसको इसलिए आपको तालाब की बात लेके आया। पिछली साल भारत सरकार ने जितने भी स्टेट्स हैं सबके सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, क्योंकि यूनाइटेड वे ने सबको, भारत सरकार को चेतावनी दी कि भाई आपके भारत में जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो नोएडा हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, जो इस तरह जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण ये होगा कि नंबर ऑफ एयर कंडीशंस भी बढ़ते जाएंगे। अब इसमें होगा कि आपको पिछली साल आप 24 पे रह सकते थे, इस साल ज्यादा गर्मी है, आपने टेम्परेचर 18 कर लिया, 22 कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग उस बिल्डिंग के बाहर भी हैं, है ना, सारे लोग बिल्डिंग के तो अंदर नहीं है। अब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अंदर का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो एक दिन इम्बैलेंस वाली कंडीशन बन के रह जाएगी। बाहर वाले लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे? उसका फिर चाइना में, यूएस में बहुत सारी स्टडी हुई कि भाई अर्बन हीट आइलैंड का रीजन क्या है और इसका मिटिगेशन क्या है, इसको सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन 2 ही चीज निकल के आया, एक अर्बन फॉरेस्ट, दूसरा वाटर बॉडीज। कोई भी जो तालाब होता है, कोई भी जो वाटर बॉडी होती है, एक अगर हेक्टेयर की वो वाटर बॉडी है और वो नेचुरली बनी हुई है, तो लगभग वो वहां से 500 मीटर तक के एरिया को ठंडा करने में हेल्प करती है ना। इसलिए आप देखेंगे मुंबई में हमेशा टेम्परेचर क्या है, वो एक बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, 20, 25, 30 जहां तक यहाँ वेरी करता है, फिर ऐसा नहीं हो जाता 40 हो गया, 50 हो गया यहाँ की तरह। ना चेन्नई में वेरी करेगा, ना सिंगापुर में वेरी कर। जहां पे पानी बहुत बड़ी अमाउंट में है, वहां पे टेम्परेचर को वो क्या करता है, कूलेंट का काम करता है और कूल करके रखता है। वैसे ही यहाँ पे जो हम जो वाटर बॉडी बना रहे हैं, उसका पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि भाई वहां पे हम पानी बचाना चाहते हैं। उसका पर्पज ये है कि अभी स्टेट गवर्नमेंट और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, उनके ऊपर स्पेशली गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है कि यहाँ पे वाटर बॉडीज आपको बनाने ही पड़ेंगी, चाहे वो उसके लिए पार्क को तोड़िए या किसी सड़क को तोड़िए या किसी मॉल को तोड़िए। अभी ईस्ट दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्क है, रिसेंटली एक बहुत बड़ा पार्क है जैसे ग्रेटर नोएडा, उसको पूरा तोड़ के वहां पे एक तालाब बनाया गया है। एनडीएमसी में 5 जगह ऐसी सेलेक्ट हुई हैं जहां पे पहले से कुछ ना कुछ फैसिलिटी है, वहां पे तालाब बनाया जा रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ ग्रोथ नहीं करनी है, हमें उन लोगों को भी बचाना है जिनके पास उतने पैसे नहीं होंगे, जो एसी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना हमें। अभी जैसे राजस्थान पे, जहाँ पे सबसे बड़े सोलर प्लांट की भाई साहब बात कर रहे थे, या गुजरात में एक सोलर प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा, उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान पे वहां पे लगभग 45,000 खेजड़ी के पेड़ों को काट के वहां पे सोलर प्लांट लगाया गया है। और खेजड़ी का पेड़ ऐसा होता है कि उसको आप ना लगा नहीं सकते, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने बीज डाल दिया वो हो गया पौधा लगा दिया, वो अपने आप ही होता है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि भाई उसके हम किस किस चीज को, मतलब किस कीमत पे हम ग्रीन एनर्जी लेके आ रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं पर्यावरण का पक्ष हमेशा रखता हूँ हर जगह, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम डेवलप कर लें और पीछे पीछे कुछ ना कुछ नुकसान होता जा रहा है। हम सारी चीजें अभी तक करते हैं, लेकिन वो अपने सहूलियत के लिए। हमने आज तक जितनी भी खोजें करी हैं, भाई अगर गाड़ी लेके आए तो इसलिए लेके आए कि भाई
पैदल चलते हैं थोड़ा काम आसान हो जाए, मोबाइल लेके आए इसलिए आए कि यार बात चिट्ठी भेजनी पड़ती है, वो मोबाइल हो जाए। लेकिन हर किसी का आपको भी पता है पीछे पीछे कोई ना कोई ड्रॉबैक नुकसान होता भी चला गया हमारे पीछे। आज हमें मोबाइल की लत छुड़ाना मुश्किल पड़ जा रही है बच्चों के हिसाब से, अपने से भी, बच्चों की नहीं बात कर रहा, अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो जितने भी हम खोज कर लें, कुछ ही कर लें, पीछे पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज उसके पीछे पीछे आता है साए की तरह। तो इसीलिए हम अभी रिसेंटली हमने भी एक प्रोजेक्ट एनर्जी को लेके किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ मिलके। एक यूएस बेस्ड कंपनी है WWT, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी। सो हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और हरियाणा सरकार भी उसका पार्ट है। अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा एयर पोल्यूशन का, सब लोग मास्क लगा के निकलेंगे। अभी न्यूज में नहीं आ रहा, लेकिन 2-3 महीने पूरा न्यूज में ही रहेगा वो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी पराली जलाई जा रही है उस पराली को, क्योंकि वो इसलिए जलाई जा रही है किसान के किसी काम की है नहीं, और वो इतनी बड़ी अमाउंट में उसको इकट्ठा भी नहीं कर पाता और उसका कुछ फायदा उसको होता नहीं, प्लस उसको 20 दिन के अंदर अंदर खेत खाली चाहिए, है ना। तो हम उसका सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं कि उसको तुरंत एक मशीन वहां से काटेगी, जो भी उसकी पराली बच जाएगी, और 1 घंटे के अंदर अंदर उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको बायोकोल में कन्वर्ट कर देंगे। बायोकोल क्या होगा, एक पैलेट होगा, फ्यूल पैलेट होगा, जो मतलब आधा फीट का भी हो सकता है, 1 फीट का भी होगा। अब इससे 2 फायदे होंगे। अगर आप मान लो उस भूस को या पराली को, जिसको हम यहाँ पे पूले कह देते हैं, अगर एक 5 कुंटल पूला भी या पराली आपको ले जाने पड़े तो आपको बड़ा ट्रॉला चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें वजन तो होता नहीं, बहुत खुला रहता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा मुश्किल है, इसीलिए उसका बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। अब होगा क्या, जब वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा, वो आधा किलो का एक पीस रहेगा। सोचिए जितना 50 डंपर में वो पराली आता है, वो कितने में आ जाएगा, 1 डंपर में आ जाएगा। प्लस वो जितने भी आसपास की इंडस्ट्रीज है जो कोल पे डिपेंड है, जो डीजल पे डिपेंड है, वहां पे हम उस बायो कोल को जाके बर्न कर सकते हैं और वो अपना पूरा फैक्ट्री वहां से चला सकते हैं। तो इससे 2 सॉल्यूशन हुए, एक जो पराली जलने की प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई, प्लस जो वो कोल इंपोर्ट कर रहे थे या डीजल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे थे वो भी दोनों सॉल्यूशन हो गए। प्लस हाँ, ये ग्रीन एनर्जी की उसमें कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन जब उसको हम ओपनली बर्न करते हैं, खेतों में बर्न करते हैं, तो बहुत धुआं निकलता है और उसको कंट्रोल करने का हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जब हम एक अच्छी फैक्ट्री में जाके, जैसे थर्मल पावर प्लांट में उसको बर्न करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं हार्मफुल गैसेस को वहीं पे फिल्टर करने के। तो वहां पे हार्मफुल गैसें भी फिल्टर हो गई, किसान का भी सॉल्यूशन हो गया, प्लस जो किसान पराली नहीं जलाएगा उसको इसी इनकम से 1500 रुपए पर एकड़ उसको भी जाएगा। तो इससे 3 सॉल्यूशन हो गए, किसानों की भी इनकम हुई, फैक्ट्री को माल मिल गया, और प्लस एयर पोल्यूशन भी खत्म हो गया। तो इस तरह के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अब देखो, हमारे लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट है, आई होप कि हम इसमें सक्सेसफुल हों, तो मैं आके अगली साल फिर इसी इवेंट में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सरलता से बात रखा, इसके लिए बहुत आभार। और देखिए, हम लोगों ने हरित ऊर्जा पे बात कर रहे हैं, हमारे वक्ताओं से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने ऐसे ही बंद कर दी, तो इसके लिए मैं इन लोगों का भी बहुत साधुवाद करता हूँ। और अब हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। हम अगले जो हमारे वक्ता हैं, रुद्र रवि शर्मा जी, आप फिल्म समीक्षक हैं। फिल्मों का भारतीय सिनेमा का जो हमारे समाज में बड़ा अभिन्न अंग रहा है, चोली दामन का साथ रहा है, सिनेमा को हम समाज से अलग कभी नहीं कर सकते। तो ऐसे में फिल्म जगत के लोग हरित ऊर्जा के बारे में क्या राय रखते हैं, इस बात को हम समझेंगे। रुद्र रवि शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो ऊर्जा भारत 2026 की पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे विषय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ये कार्यक्रम रखा। और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को सुनने आए। और मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि किस तरह सरकार जो हरित ऊर्जा है उस पर काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है। हम लोग जो भारतीय हैं, हमारा थोड़ा मानस ऐसा है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते।
या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिस्क लेने से डरते हैं। अभी आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, कुछ लोग ले रहे हैं, बट अभी भी हमें थोड़ा सा संकोच है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। चार्जिंग स्टेशंस उतने नहीं हैं, रेंज कम है। अगर हमें कहीं जाना है तो गाड़ी बैठ के 1.5-2 घंटे बैठ के वो चार्ज करनी पड़ती है। चार्जिंग स्टेशंस के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अब कुछ ऐप आए हैं उनको मॉनिटर करने के लिए कि कहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो चालू ही नहीं है। तो ये थोड़े जो नेगेटिव हैं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, मतलब सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, हमें भी इसके लिए आगे आना होगा। फिल्मों की बात करें तो फिल्म मेकर्स जब फिल्में बनाते हैं और हम उन्हें अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर उनका मनोबल टूट जाता है और वो इस तरह की फिल्में बनाने से परहेज करते हैं। अभी एक फिल्म आई थी कड़वी हवा, आप में से किसी ने देखी है वो फिल्म? कड़वी हवा जी, संजय मिश्रा जी की फिल्म है। ऐसा नहीं है फिल्में बनी नहीं है, कुछ लोगों ने प्रयास किए हैं, बट देखिए हम इतने सारे लोग हैं और हम में से किसी ने वो फिल्म नहीं देखी। हम बहुत सारे आंदोलन करते हैं, अभी चल भी रहा था कुछ जंतर मंतर पे, बहुत बढ़िया मनोरंजन हो रहा था सबका काफी दिन से, लेकिन हमने कभी प्रकृति के लिए आंदोलन नहीं किए भी हैं तो हम जो लोग ये काम कर रहे थे हम उनके साथ ढंग से खड़े भी नहीं हुए। मैं पुणे से आई हूं, इस्तीफा दे दो। पॉन्डमैन बैठे हैं हमारे बीच में, इनके पास आज तक कोई नहीं आया होगा कि तालाब बनाने में पुणे से आई हूं, मैं आपके साथ हूं। प्रकृति जो है वो प्रकृति जीवन है, चाहे वो जल हो, हवा हो, मिट्टी हो। अगर यही नहीं रहेगा तो सारी चीजें मुझे लगता है व्यर्थ होंगी। अभी हमने 1-1.5 महीने पहले ही देखा है कि फ्रांस में क्या हुआ, लोगों ने जाके स्टोर्स लूट लिए, इतनी गर्मी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अगर हम लोग अभी सचेत नहीं हुए तो हो सकता है कि ये सब हमें भी फेस करना पड़े। तो मेरा कहना बस इतना है कि सरकार जो अपने स्तर पर काम कर रही है वो तो कर रही है, हमें भी अपने थोड़े से स्टेप्स आगे लाने होंगे। जिस तरह सरकार ये योजनाएं लेके आ रही है वो उनका प्रचार प्रसार भी होता है, समय समय पर वो आप तक पहुंचती भी हैं। फिल्मों को लेके सरकार कुछ कर रही है वो आप तक शायद नहीं पहुंचता या हम लोग उसका ध्यान नहीं देते, लेकिन आप पिछले कुछ समय में देखेंगे कि सब्जेक्टिव फिल्में बनने लगी हैं। आप देखेंगे साबरमती रिपोर्ट्स करके एक फिल्म आई, कश्मीर फाइल्स करके एक फिल्म आई। ये पहले नहीं होता था लेकिन ये अब होने लगा है। तो इसी तरह अभी चूंकि सौरभ जी ने से मेरी पीछे बात हो रही थी कि इस पर भी कुछ काम होना चाहिए, तो हम लोगों को क्या है कि अभी एक फिल्म आई थी कांतारा, मुझे लग रहा है ये सबने देखी होगी। तो ऋषभ शेट्टी ने एक इनिशिएटिव लिया, वो फिल्म भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकृति को लेकर ही है, हम उसको ये हरित ऊर्जा से जोड़ सकते हैं, बट वो इनडायरेक्टली थोड़ा सा दिखाया कुछ और, समझने वाले ही समझ पाएंगे, वो डायरेक्टली नहीं है। एक फिल्म बनी थी 2019 में और सूर्य करके एक फिल्म बनी है, अगर आप लोग देखेंगे नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी, बट उतना अच्छा हम लोगों की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं जाता, तो मेकर्स आगे उस पर काम नहीं करते हैं।
बट मैं ये मानता हूं कि जो फिल्म निर्माण में जो एनर्जी लगती थी, ऊर्जा लगती थी, बहुत सारा सेटअप लगता है, बिजली लगती है, संसाधन लगते हैं, गाड़ियां लगती हैं, तो एआई के आने से कुछ प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं, कुछ चीज़ों में कटौती हुई है, कुछ ऊर्जा अभी बचने लगी है। बाकी अभी हम लोग बैठे थे एक बार फिल्म मेकर्स के साथ, तो इस पे भी बात हुई कि कैसे हम लोग इसको और बचा सकते हैं एनर्जी को। तो अभी जो सेटअप लगता है वहां पर भी सोलर पैनल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आगे चल के जब हम शूट के लिए जाएं तो गाड़ियों का यूज होने लगा, हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम लोग अब यूज कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है, फिल्म में हम लोग कहते हैं कि समाज का आईना है, लेकिन हम जब आईना देखने ही नहीं जाएंगे तो फिर हम वहां से सीखेंगे कैसे। तो एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो संजय मिश्रा जी की फिल्म है कड़वी हवा जरूर देखें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो, और उससे आपको काफी कुछ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो सारी चीजें तो पता चलेंगी ही, और आपको काफी जागरूकता भी आएगी उससे। तो अभी फिल्म मेकर्स के साथ और काफी काम करने की आवश्यकता है मुझे लगता है, पर उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हम लोग, सरकारें भी उतना ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि हमें लगता है कि फिल्में जो है वो कमर्शियल फिल्मों पे ज्यादा फोकस होता है हमारा, कि हम अगर फिल्म बना रहे हैं, हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा उससे आउटपुट ज्यादा आए, वहां से हमें पैसे की कमाई हो। हम लोग सैयारा जैसी फिल्में देखते हैं, धुरंधर ने बहुत अच्छी कमाई की, तो फिल्म मेकर्स भी फिर उसी तरह की चीजों में जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते नहीं कि, जबकि हॉलीवुड में थोड़ा सा काम होता है, वो इन सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनाते हैं, उन पर काम भी करते हैं। हमारे यहाँ भी क्या है, भारत में उस तरह का ट्रेंड नहीं है, बट अभी मैं ऐसी मतलब आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, बट मैं प्रयास करूंगा कि इस पर काम हो। अभी कुछ 2-3 अच्छे विषय मेरे संज्ञान में भी आए हैं, 2-3 पुस्तकें हैं, तो उन पे भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में आप लोगों को सोलर और ग्रीन ऊर्जा पर फिल्में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र शर्मा जी। अब हम कार्यक्रम में अपने आखिरी वक्ता को हम आमंत्रित करेंगे, आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस क्रम में आखिरी सुनील नागर जी, आप सब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। धन्यवाद सौरभ जी। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित विशेषज्ञ और सभी युवा साथियों, ऊर्जा भारत 2026 में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए एक बड़े गर्व का विषय है। और साथ ही क्योंकि हमारे शहर ग्रेटर नोएडा में ये हो रहा है, जो कि उद्योगों की एक राजधानी है, और आने वाले समय में भारत में सबसे ज़्यादा छाने वाला ये क्षेत्र है। 3 प्राधिकरण यहाँ पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है। इसके अलावा 2 नए प्राधिकरण जिनमें ग्रेटर नोएडा फेज 2 के नाम से एक बनने जा रहा है, जिसमें करीब 150 गांव हैं, और एक प्राधिकरण न्यू नोएडा के नाम से भी यहाँ पे है। तो ये उद्योगों की एक पूरी लाइन बन जाएगी, उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनने वाला है। और यहाँ पे न केवल उद्योग बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के अलावा अगर बात की जाए तो नए बुनियादी ढांचे जो कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पे विकसित किए जा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में हरित ऊर्जा की जरूरत, या हरित ऊर्जा पे चर्चा करना या उस पे बात करना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, जो कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं हरित ऊर्जा के, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने इस पे बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से हमारी सरकार का जो इकोसिस्टम है, हमारी जो पिछली सरकारों ने या जो पिछले
2014 से जो सरकार चली आ रही है, इन्होंने जो इकोसिस्टम बनाया है तो उससे किस तरह से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिला है और आखिरी चौखट तक हम लोग ऊर्जा को या हरित ऊर्जा को पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। जैन जी की बात आई तो अभी एक भाई ने बोला भी था कि ये जैन जी, हालांकि मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहता कि ये हमसे आगे हैं या पीछे हैं, हमारे साथ ही हैं। बल्कि अपेक्षा तो मेरी ये है कि हम लोगों से ज्यादा आगे ही रहें। तो ज्यादा आगे ही रहें, उम्मीद है कि ज्यादा आगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं कि पर्यावरण के मुद्दे पे या समाज के मुद्दों पर हमसे ज्यादा, एक तरह से हमसे ज्यादा बोलेंगे या हमसे ज्यादा मांग रखेंगे। तो इन लोगों के मुकाबले, हालांकि हमारे पास में अनुभव ज्यादा है, बल्कि मैं एक बात और कहूंगा कि इन्होंने शायद वो समय नहीं देखा होगा जो जैन जी जिसे हम बोल रहे हैं, जो लालटेन युग था या जो युग डिबरी युग, कई बार आपके हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में इसे कोई डिबिया बोलता हो या हमारे यहाँ पे डिबरी बोल देते हैं। जब बच्चे डिबरी में या डिबिया से पढ़ाई करते थे या लालटेन से पढ़ाई करते थे, तो इन्होंने शायद वो युग नहीं देखा होगा या उन्होंने वो युग से अनभिज्ञ हैं कि जब गांव में लाइट आती थी तो 6 घंटे की लाइट दिन में आती थी और 6 घंटे की रात को आती थी। उसके बाद कुछ समय ऐसा भी रहा कि जब 7 दिन तो दिन में लाइट आती थी और 7 दिन रात को लाइट आती थी। टोटल एक दिन में 6 घंटे लाइट आया करती थी। तो ये इस इकोसिस्टम की ही देन है कि हम उस लालटेन युग से आज 24 घंटे की बिजली के युग में पहुंच गए हैं। ये इस सरकार जो लगातार इस ऊर्जा संकट का जो सामना कर रही है या जो इस ऊर्जा संकट को सुलझाने में जो इन्होंने इकोसिस्टम तैयार किया है, ये उसी की देन है कि आज हम इस नए युग में हैं। बल्कि दूर दराज के गाँव में भी आज जैसा हम देखते हैं 24 घंटा लाइट आसानी से मिल रही है। 24 नहीं तो मैं हो सकता है कुछ गांव में 20 घंटे मिल रही हो, लेकिन वो 6 घंटे वाले युग से हम लोग बाहर आ चुके हैं। बल्कि मेरा तो गांव यहाँ ग्रेटर नोएडा में, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है और दिल्ली से मुश्किल से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरे गाँव में लाइट मेरी याद में आई थी। मतलब उससे पहले मेरे गाँव में लाइट आई थी, मैं शायद 9th या 10th क्लास में था, तब मेरे गाँव में लाइट आई थी। तो इस इकोसिस्टम की ही देन है, हमारी सरकारों की जागरूकता की देन है कि हम लालटेन युग को पार कर पाए हैं। अब इसमें हमारे युवाओं की जो भूमिका है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो इसमें आगे बढ़ के किस तरह से योगदान दें, किस तरह से पर्यावरण को लेकर के योगदान दें और किस तरह से अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और किस तरह से इसमें नए रोजगार की उत्पत्ति करें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण या जितने भी प्राधिकरण इस क्षेत्र में बन रहे हैं, इनसे भी हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि जो भी उद्योग यहाँ पे बन रहे हैं वो ऊर्जा में दक्ष हों, ऊर्जा स्वयं भी उत्पन्न करें और इस तरह से ऊर्जा का प्रयोग किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो यूज हो सके ऊर्जा का और वो व्यर्थ ना जाए। अभी एक भाई साहब जो कि मुझसे पूर्व में वक्ता थे, उन्होंने बताया कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में और नोएडा क्षेत्र में जो लाखों सोलर लाइट्स थी, उनको किस तरह से पहले वो पीली वाली लाइट हुआ करती थी, जो कि एक लाइट ही मेरे हिसाब से 500 वाट के आसपास में हुआ करती थी, उनको ये कम करके 100 वाट 150 वाट के आसपास में ले आए। तो ऊर्जा की जो खपत थी वो लगभग आधी के आसपास में हो गई है और इसमें बैंकों की भूमिका या जो इस तरह की कंपनियां हैं जो इनको फंड करती हैं, उनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी यही अपेक्षाएं हैं कि ये जो विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में हो या जहां पर भी प्राधिकरण इस तरह बना करके सरकार लगातार विकास कर रही है, तो ये केवल उद्योगों तक सीमित ना रहें, ये ग्रीन डेवलपमेंट का एक हिस्सा बने और इसमें हिस्सेदारी जो हमारे किसान हैं, जो हमारे गरीब वर्ग है या जो हमारी आखिरी चौखट है, जिन्हें हम मानते हैं कि इस तरह की स्कीमों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वो वहां तक पहुंचे और इसका पूरा लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिले। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ऊर्जा भारत 2026, ये केवल विचार विमर्श तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि इससे आगे बढ़ के कुछ समाधान सुझाएगा, कुछ साझेदारियां सामने आएंगी जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाएंगी, आत्मनिर्भर और टिकाऊ ऊर्जा को आगे लेकर चलेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। उम्मीद करता हूं कि MCL वाला प्रायोजित इस ऊर्जा भारत कार्यक्रम में आप सब कुछ संकल्पों के साथ वापस जाएंगे। जब अपने घरों को जाएंगे तो इस संकल्प के साथ जाएं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रकृति और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं RRR, अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम ऐसी ऊर्जा माध्यमों का उपयोग करें जिसमें हम उसको फिर से रीयूज कर सकें, जिसमें सोलर और तमाम हमारे वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में मैं आमंत्रित करूंगा अपने कुछ साथियों को जो आएंगे और हमारे वक्ताओं को एक पौधा भेंट करेंगे। पौधा ये सिंबॉलिक है इसके लिए कि हमें अपना पर्यावरण बचाना, हमें अपना वातावरण बचा के रखना है। तो मैं शिवम शर्मा जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा आए, और हमारे शुभम जी आप भी आए। और हाँ, जब तक पौधा आएगा आप ले आइए। मैं हमारे क्योंकि ग्राउंड पे काम करने वाले बहुत सारे लोग भी, कई लोग आए हैं यहाँ पे, तो मैं एक हमारे साथी हैं विकल भाई, राजीव विकल जी, मैं इनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा आपको। ये शहर में कहीं पे भी आपने देखा होगा चौराहे पे जगह जगह कूड़े में आग लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे पूरा फैक्ट्री जल गई। तो इनका काम है, इनका पैशन है, वहां जाके चाहे वो फायर ब्रिगेड को बुलाना, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को कांटेक्ट करना, या कई बार खुद ही बुझा देना। ये सुनिश्चित करते हैं कि वहां पे जाके वो कैसे भी, इनको पता नहीं महक आने लगी है या दुर्गंध आने लगी है, तो ये पहुंच के उसको कैसे भी जाकर बुझाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि उससे इतना धुआं निकलने से बचता है कि मुझे लग रहा है कि करीबन ये हर साल 100 पेड़ जितना हम लगाते हैं उससे ज्यादा का ये कार्बन फुटप्रिंट को अपने आप ही कम कर देते हैं। तो मैं राजीव विकल भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब आगे इसके बाद आप लोगों से भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो हरित ऊर्जा को लेकर के, ग्रीन एनर्जी से संबंधित, हमारे जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इनसे आप पूछ सकते हैं। आप कहेंगे तो आप तक माइक पहुंचा दिया जाएगा। आपको कुछ बातचीत करनी हो तो कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड कार्यक्रम है तो आपके भी क्लिप्स हम दिखाएंगे। अगर आपके सवाल अच्छे हुए, आपने कुछ, आपके अंदर कोई जिज्ञासा अभी भी बची हो तब पूछ सकते हैं। एक्चुअली आपने बहुत सारी चीजें बताई, वो बहुत अच्छी थी। आप ऊर्जाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, आप हरित ऊर्जाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अभी क्लियर हुआ नहीं। एक्चुअली ये पर्पस क्या था इस मीटिंग का, इन सारी चीजों का? एक बार अगर आप मेरा पर्पस थोड़ा क्लियर कर देते तो। आपका सवाल किससे है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से या कोई भी जवाब दे? नहीं, कोई भी जवाब दे सकता है इसको लेकर। नहीं, बहुत सही सवाल इन्होंने पूछा है। जिनका क्लियर नहीं तो हमारे यहाँ जो पैनल में बैठे हैं, देखिए आप, अच्छा सवाल है ये आपका, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कितनी देर जब आप बैठे यहाँ पे तो आपको यह बात समझ में आई होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, कैसे हरित ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। फिर हमारे पॉन्डमैन ऑफ इंडिया यहाँ बैठे हुए हैं, तो यह कार्य केवल सरकार का ही नहीं है, नागरिक का भी कर्तव्य है। अब नागरिक कैसे समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, समाज सेवी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने तकनीकी क्षेत्र में कार्य किया,
आपने बताया कि फिल्मों के माध्यम से हरित विचारों को कैसे समाज में लाया जा रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ विचार हमारे मन में चलते हैं, कुछ चित्र बनते हैं। हम अपने यहाँ से 2-4 स्टेटमेंट अपने घर पर लेकर जाते हैं, वहां पर जाकर अपने बच्चे को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं। सिर्फ इतना ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरित ऊर्जा के लिए। अगर आप अपने बच्चे को बता सकें कि बेटा आप टैप को थोड़ा कम करके भी चलाकर ब्रश कर सकते हैं और टाइम से स्विच ऑफ कर दें, अगर आप केवल इतना बात लेकर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे इस हरित ऊर्जा इस कॉन्क्लेव का मिशन सिद्ध हो गया। बिल्कुल, मैं सीवीएस जी के बात को और आपके प्रश्न को दोनों को जोड़ते हुए थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा मोमेंट को भी लाइट करते हैं। आपकी स्थिति वही है कि पूरी रामायण जब समाप्त हो गई तो आपने पूछा कि रावण कहाँ रहता था। ठीक है, तो ये अगर आप पहले भी पूछते अगल बगल वालों से भी पूछते, जैसे मैंने, ठीक, बिल्कुल आप, ये मैं लाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। और दूसरा जो आपकी जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा का सम्मान है। मुझे याद आ गया कि मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ता था और आजकल जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ तो अक्सर बालकों की तरफ से ऐसे प्रश्न आया करते हैं तो सुन के लगता है कि अरे पूरा जब क्लास समाप्त हो गया तो ऐसे प्रश्न आते हैं जो एकदम नए हैं। तो आपने वैसा ही प्रश्न किया जैसे मैंने जब अपनी बात रखी थी और अन्य वक्ताओं ने रखी, तो एक तरह से ऊर्जा, हरित ऊर्जा से रिलेटेड 360 डिग्री बात हुई है। आप खेत पराली जलाने से लेके, जैसे पॉन्डमैन सर ने, तंवर जी ने जो बात कही, वो आने वाले समय में हो सकता है आप किसान हो या आप, तो आपको एक तरह से मिल सकता है कि आपका अगर खेत भी है, आपके परिवार में खेत है और धान उगाते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जाने से पहले कि भैया वो क्या हमें भी उसका लाभ मिल सकता है क्या कि हम अपने पराली न जला के उसको कन्वर्ट करें। दूसरा कि जो आप बनाएंगे उसके सप्लाई का काम हमें मिल सकता है क्या। सीवेश जी ने जब बात की तो पूरे सौर ऊर्जा और सारे तकनीकी पहलू पे, तमाम चीजों पे बात की। सर ने बात की तो नरेशन, हमारे विचार कैसे बनते हैं, इसको लेके बहुत क्लियरिटी से बताया कि हमारे विचार केवल सरकारें नहीं बनाती हैं, सिनेमा भी बनाता है। तो सिनेमा कैसी चीजों को बढ़ाएगा, ठीक है। तो और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आगे कुछ करने की इच्छा है, रोजगार किस फील्ड में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या रोजगार में आ गए हैं, किस चीज में बिजनेस है जी। अब आपसे बढ़िया कौन समझेगा योगा, जो कि प्रकृति के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अगर वो योगा आप दोपहर 12 बजे करेंगे तो हो सकता है आपका पड़ोसी आपके हंसे कि दोपहर में क्या कर रहे हैं। सूर्योदय के समय करेंगे तो अपने आप में ये संदेश है कि कब किन चीजों की उपयोगिता जो है रहती है। तो मुझे लगता है कि हरित ऊर्जा कार्यक्रम ये बहुत सक्सेस रहा। धन्यवाद। और आप लोगों में से किसी के सवाल? मेरा जो प्रश्न है, आप पर्यावरणविद रामवीर तंवर जी से है, बॉन्डमैन के नाम से विख्यात हैं और काफी इनके लेख हम पढ़ते रहते हैं, मीडिया में काफी जागरूक हैं और लोगों को बताते भी हैं। मैं कहूँगा, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक कटाक्ष है एक तरह से। जैसे अगर गांव में चले जाएंगे आप तो गांव में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कटाक्ष करते हैं, लेकिन जैसे हम बताया कि हमारी जो ऊर्जा बचत हो रही है, जैसे जितने भी बल्ब है हमारे, पहले हमें मालूम है कि 100 वाट का बल्ब आता था, 250 वाट का बल्ब आता था, 500 वाट तक के बल्ब आते थे बड़े वाले। लेकिन अब जो बल्ब आ रहे हैं वो 5 वाट, 6 वाट, 9 वाट छोटे छोटे हो गए। लेकिन जो हमारा बिजली का बिल है, जो कभी 200 रुपए का या 300 रुपए का या 250 रुपए का होता था, अब वो 15 से 20 हजार रुपए का हो गया। तो मैं गांव की भाषा आपको बता रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसमें तो बिजली कम खर्च हो रही है, 9 वाट खर्च हो रही है। अगर वो 6 घंटे भी जलेगी तब भी इतनी नहीं खर्च हो पाएगी जितना 250 वाट का जो होता था। हमें मालूम है दालान में जो हमारा आंगन होता था उसमें 250 वाट को बल्ब लगाया जाता था, जिससे पशुओं की देखभाल होती रहे और वहां चमक रहे। ये मेरा रामवीर जी से एक सवाल है, कटाक्ष भी कह सकते हैं, जरा जवाब दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। पहले तो ये आपका सवाल की जगह सुझाव हो गया।
तो मैं आपके जो है सुझाव की जो है बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये लाइट के साथ ही नहीं हुआ गुरुजी, ये हर चीज के साथ हुआ। पहले एम्बेसडर गाड़ी मजबूत थी लेकिन सस्ती आती थी। अभी आजकल गाड़ी ऐसी है कि उसमें घूसा भी मार दो तो टूट जाएगी लेकिन बहुत महंगी आती है ना। आप पहले नोकिया का फोन तीसरी मंजिल से टूट के भी बजता था टुनुन टुनुन, आज जो अपने यहाँ गिर के देख लो, लेकिन महंगा उससे 20 गुना ज्यादा है ये, उससे किसी का सर है ना। तो जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो कुछ ना कुछ कॉस्ट के साथ ही आती है, महंगी आती है वो। तो अगर आपको मान लो वैसे ही आजकल ये ई व्हीकल्स का है ना, आप एक अल्टो ले लीजिए और एक फिर ई व्हीकल ले लीजिए, बहुत अंतर है दोनों में। तो टेक्नोलॉजी होता क्या है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो शुरुआत में बहुत महंगी होती है ना, लेकिन धीरे 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 उसका अल्टरनेट और उस पर जब रिसर्च जारी होती है तो वो टाइम के साथ सस्ती होती चली जाती है। मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ, आप कॉल देखिए, है ना। पहले शायद एक कॉल जो है वो शायद 5 रुपए की 10 रुपए की एक मिनट एक कॉल होती थी, वो भी शायद 26 सेकंड 27 सेकंड की एक कॉल लगती थी, है ना। अभी आप एक बार रिचार्ज कराइए, अनलिमिटेड कॉल करिए। पहले जब रिचार्ज कराने जाते थे तो शायद वो 500-600 रुपए में एमबी में मिलती थी, है ना, वो जीबी में भी नहीं मिलती थी, थोड़े से मिलते थे और वो मुश्किल से 5-6 दिन में खत्म हो जाता था। लेकिन आज आप 300 रुपए में 400 रुपए में अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आई थी तो महंगी थी, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, वो सस्ती होती चली गई, है ना। और वो आप हर चीज में देख सकते हैं। अभी क्या है, सोलर क्या है और ये क्या है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हमें क्या है, समय के साथ ये बहुत महंगी लगती जा रही है, लेकिन धीरे 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 जब इस पे और रिसर्च होगा, खोज होगा, तो ये समय के साथ सस्ती होती चली जाएंगे। आप कंप्यूटर देख सकते हैं आप, है ना। कंप्यूटर जब शुरू में आया था तो हर किसी के बस की नहीं था अफोर्ड करना। अब टेलीफोन देख सकते हैं कि गांव में सिर्फ प्रधान जी के घर रहता था, हमारे गांव में भी सिर्फ प्रधान जी के घर टेलीफोन था। कोई भी आता था तो उन्हीं के घर जाते थे कॉल करने के लिए, फोन आता था तो वो आधी बार तो वो बताते ही नहीं थे कि किसी का फोन भी आया है ना। लेकिन अभी आपके हर बच्चे के पास फोन है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आई थी और हमारे लिए नहीं थी। अभी जो आप कह रहे हैं कि भाई अब जो एलईडी बल्ब आ रहे हैं वो है तो लाइट तो कम खा रहे हैं, लेकिन वो महंगे बहुत है ना। तो अभी क्या है, वो मार्केट में नए नए आए हैं, चाहे वो ई व्हीकल से ले लीजिए, अभी हाइब्रिड गाड़ी देखिए आप कितनी महंगी आ रही है, लेकिन आज के 10 साल बाद देखिएगा तो ये बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो कोई भी चीज जब आती है तो महंगी होती है, लेकिन समय के साथ सस्ती चले जाती है। यही है, का बिल भी महंगा बताया, मुख्य विषय रह गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि पहले बिजली का बिल कम आता जो था, बल्ब वाला और जो बिजली का बिल है उसके लिए नहीं अब आप जो है उसके लिए जो है ये है कि सरकार से पूछा जा सकता है, नहीं तो अब तो रास्ते खुल गए हैं। नहीं, अब वो बिजली मंत्री को ढूंढा जाए। जी जी जी। आपने जो विषय उठाया है कि पहले कोई बल्ब का रेट कुछ था और अब वो बहुत महंगा हो गया है, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मत जोड़िए। एक शब्द है वैल्यू, मूल्य। एलईडी बल्ब जो थी उसके पहले सीएफएल मार्केट में आया था और आपने देखा होगा ट्यूबलाइट थी। ट्यूबलाइट और सीएफएल जो होते थे, जब वो टूटते थे हम उसको कूड़े में फेंक देते थे। आपको पता है उसमें जो है मरकरी होता था, फ्लोरेसेंट जो बनाया जाता था उसमें मरकरी होता था, और मरकरी का वह रेसिड्यू जिस जमीन में जाता था 150 साल में जाकर वो डिकम्पोज होता, यानी उतने समय के लिए वह पूरे जमीन को बर्बाद कर देता है। और यही कारण है कि आप उसको पैसे से न कर, आप ये समझिए जब आप कहीं थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने भारत माता को, यहाँ के किसानों को, उनकी जमीनों को बंजर बनाने से बचाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यह मरकरी का जो विषय है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक रूल होता है कि इस मरकरी के रेसिड्यू के लिए गैपिल नाम की एक संस्था है जिसका गुजरात में लैंडफिल साइट है। मरकरी को कंक्रीट के क्यूब्स बनाकर उसमें डालकर 150 साल के लिए जमीन में दबाया जाता है। गैपिल ये काम करती है सरकार की तरफ से कि कैसे प्रकृति को बचाया जाए। तो जब ट्यूबलाइट्स होती थी, बल्ब्स होते थे, उनकी कांच के टुकड़े और साथ साथ मरकरी के टुकड़े, तो आप ये समझिए कि आप ना पैसे का जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो ग्रेटर वैल्यू के लिए कर रहे हैं, आप ग्रेटर गुड के लिए, सोसाइटी के लिए लार्जर पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि अब 12,000 बिजली का बिल आता है, मैं आपसे बताऊंगा कि जब आप 250 वाट का बल्ब यूज करते थे तो अब आपके घर में ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना रेफ्रिजरेटर होता था, ना हर हाथ में मोबाइल होती थी, ना टीवी होते थे। आज आपके हर कमरे में टीवी होगा।
तो वास्तव में वो ना बल्ब का कंपैरिजन नहीं है, वास्तव में वो जो मैंने अभी बताया पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 1465 किलोवाट आवर पर ईयर, जो दुनिया के सबसे ज्यादा कंजम्पशन एनर्जी के है उसमें भारत आता है, इसलिए वो है। इसीलिए आप उस 250 बेचारे बल्ब की एनर्जी कंजम्पशन को आज की हर चीज की एनर्जी कंजम्पशन से मत जोड़िए। आज आप अपना पावर बैंक अलग से मोबाइल के अलावा रिचार्ज करके चल रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से है। और आप ये समझिए कि आपने CFL जो लाए हैं, आप LED बल्ब जो लाए हैं, वो आप ग्रेटर गुड के लिए पैसा दे रहे हैं, किसानों की जमीनों को बंजर बचाने से रोकने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इसमें प्रतिभाग किया। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा राजीव विगल भाई को, आए और हेलो सौरभ सर, एक मिनट, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि अभी यहाँ पे पर्यावरण और ग्रीन हरित एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, और पॉडमैन जैसे कि हम लोगों को पता चला प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। शिवेश जी जो है संघ विचारों से प्रभावित है, इनके लेख मैंने पढ़े, हमारी मैगजीन में आते हैं केशव संवाद में। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया इवेंट होने के बावजूद भी हमने प्लास्टिक की बोतलों का क्यों प्रयोग किया? शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं चाहूंगा शिवेश जी आपसे सीधा प्रश्न है तो आप जी जी, पंच परिवर्तन को लेके हम आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, और मैं आयोजक से आगे से जरूर कहूंगा कि वो पेपर कप का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ एक विषय मैं और कहूंगा, हमारे समाज में एक बड़ी समस्या ये है कि जैसे हमने अभी 3R की बात हुई थी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो हमने जो रिड्यूस किया, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ एसी बंद हो गई, मैंने कहा फिर दोबारा चली, तो मैंने सोचा चलो रीयूज, रिड्यूस तो किया यूज को, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर यहाँ पर हम ये ग्रीन प्लांटर दे रहे हैं, तो इस ग्रीन प्लांटर का एक कंट्रीब्यूशन है जिसको हम इस प्लास्टिक बॉटल से नलीफाई नहीं कर सकते। तो जो लोग पूरी तरह से 100%, मतलब कि हम ब्लैक एंड व्हाइट दृष्टि की जगह थोड़े सी जगह ग्रे को भी लेकर रखें, कि अगर कोई भंडारे में खाना खिला रहा है और बहुत सारे भूखों का पेट भर रहा है, तो थोड़ा सा अगर वो कहीं डेविएट कर रहा है किसी चीज पर, तो हम उसको स्वीकार कर लें। दूसरी बात कि वो एक जगह रखनी चाहिए। परफेक्शनिस्ट होने से क्या होता है कि हम बहुत छिद्रान्वेषी होता है, हर जगह हमें कमी दिखाई देती है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम कल को इतना ये यूज कर रहे थे, आज हम इतना यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक गिलास से अच्छा है ये बॉटल यूज करना, क्योंकि ये जो बॉटल है ये वापस रिसाइकल पे जाएगा। का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, तांबे की बोतल भी हम रख सकते हैं, कर सकते थे, लेकिन ये ना एक रेंटेड प्लेस है, तो यहाँ पर तांबे की बोतल लाना और वो सब चीजें थोड़ा ज्यादा होता। लेकिन प्लास्टिक ग्लास की जगह ये रिसाइकल्ड बोतल यूज करना मुझे लगता है ठीक है। और इसको जब यहाँ से होटल वाले के लिए भी एक मनी है, जब ये वेस्ट यहाँ होगा तो ये जब इसको ना फेंकेंगे नहीं रोड पे, ये सेल करेंगे। एंड इट इज गुड प्रैक्टिस कि हमने बॉटल यूज किया, ये सड़क पे नहीं जाएगा, ये उसको दे देंगे, बॉटल को बेच देंगे और वो रिसाइकलर को देगा और वापस ये फिर से बॉटल बन जाएगा। मेरा बस इतना सा था कि घर से हमें शुरुआत करनी बिल्कुल करनी चाहिए, और हम रिड्यूस करें और उसके बाद 100% एलिमिनेट करें, इस दिशा में जाए तो अच्छा होगा। नहीं तो मुझे पता है, मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, कि कितना बड़ा कॉस्ट एक्सपेंडिचर पड़ता है जब हम इस दिशा में आते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसको इकोनॉमी और तकनीक से दोनों से जोड़िए, इसको प्रॉफिटेबिलिटी से जोड़िए, तब जाकर हम ग्रीन इनिशिएटिव्स को सस्टेनेबल बना पाएंगे। बिकॉज मैंने जो बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे हैं, हमने बहुत सारी कंपनीज में ग्रीन इनिशिएटिव लाए। जब हम एक रुपए की प्लास्टिक की थाली को 7 रुपए के बायोडिग्रेडेबल प्लेट से रिप्लेस करते हैं, तब हमें पता है कि हम उसकी कॉस्ट को 7 गुना बढ़ा रहे हैं। तो उस 7 गुना बढ़ी हुई कॉस्ट को कहां से वो कंपनी मैनेज करेगी, ये चीजें भी हमें देखनी है। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी उसमें जुड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी जुड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी जुड़ेगी, तब जाकर वो वायबल होगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, आगे से हमें इस पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हम करेंगे तो स्वीकार्यता बढ़ेगी। आगे से इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और हम ताम्र युग की ओर वापस लौटेंगे। फिलहाल अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। राजीव विकल जी को बुलाते हैं मंच पे, और उनको क्रेटेक की तरफ से दिया जा रहा है ये पौधा, हम उन्हें भेंट करेंगे। आपके कामों के लिए हम आपकी बहुत सराहना करते हैं और हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। तो आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और मेरा नाम सौरभ पांडेश्वर है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, आप लोगों के बीच में होस्ट करके। और आगे से हम जब भी आपके सुझाव, आपके प्रश्न हमने सब अपने वक्ताओं से हमने
रखा। आगे से आपके सभी सुझावों और सभी विचारों पर ध्यान रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि हरित ऊर्जा के इस क्रांति में सब लोग बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें और हम अपने घर से अपने स्तर से क्या कर सकते हैं इसके लिए सोचें और देश के इस आर्थिक युग में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपना अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।